स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स सक्सेस पॉइंट। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के और एक प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पेपर नवंबर 2018 का है और इस वीडियो में हम इस पेपर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द वीडियो, क्योंकि उससे फिर वीडियो लेंथ बढ़ जाती है एंड इट बिकम्स बोरिंग टू वॉच। तो हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देखेंगे जहां पे हमें लगे कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, डैश फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड को, एंड द ऑप्शंस आर रियल बैलेंस इफेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट, फॉरेन ट्रेड इफेक्ट। और हम जानते हैं कि ऑल द थ्री फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड को, देयरफॉर ऑप्शन डी ऑल ऑफ थ्री इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज एग्रीगेट डिमांड को टू शिफ्ट। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड को रहता है उसमें हम यहाँ से जीएनपी या एग्रीगेट आउटपुट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम प्राइस लेवल को मेजर करते हैं, एंड द चेंजेस इन प्राइस लेवल कॉज मोमेंट्स अलोंग द डिमांड को। और जो नॉन प्राइस फैक्टर्स रहते हैं दे कॉज एग्रीगेट डिमांड को टू शिफ्ट। जो मनी सप्लाई है दैट इज ए नॉन प्राइस फैक्टर एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज एग्रीगेट डिमांड को टू शिफ्ट rightwards and vice versa. Therefore we can say option A rightwards is the correct answer. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को इज। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को में यहाँ से हम एग्रीगेट आउटपुट या जीएनपी को मेजर करते हैं, यहाँ से हम प्राइस लेवल को मेजर करते हैं, एंड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को इज ऑलवेज पैरेलल टू द OY axis और इट इज पैरेलल टू द price level axis. So therefore we can say it is vertical always. Option B is the correct answer. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज सिटी पर द स्लोप ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को डैश इंक्रीज इन द प्राइस लेवल एंड डैश इज द इफेक्ट ऑन रियल जीएनपी। इस क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज सिटी पर सिंपली मीन्स राइजिंग और फॉलिंग शार्पली, बट इन इकोनॉमिक्स सिटी पर स्लोप मीन्स द स्लोप विच इज क्लोजर टू वर्टिकल एक्सिस और इन अदर वर्ड्स विच मेक्स लार्जर एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम जीएनपी या एग्रीगेट आउटपुट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम प्राइस लेवल को मेजर करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए कर्व हैविंग सिटी पर स्लोप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक कर्व होगा जिसका स्लोप सिटी पर है। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। यहां से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। मान लीजिए ओरिजिनली जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है दैट इज पॉइंट E। नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज चेंज फ्रॉम P to P1 in price level and the change in income will be from Y to Y1। और यहाँ पे हम देख सकते हैं greater is the change in the price level and smaller is the change in the national income। तो dear students, option B greater smaller is the correct answer, that is greater increase in the price level and smaller is the effect on real GNP। dear students, आने वाले दिनों में हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पे वीडियो बना के अपलोड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को इज दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द OY एक्सिस और वी कैन से इट इज पैरेलल टू द प्राइस लेवल एक्सिस। इसका जो शेप रहता है दैट इज वर्टिकल। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कंप्राइजेस ऑफ थ्री रेंजेस, अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग रेंजेस। जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स इसका जो शेप है वो ऐसा रहता है और इसमें थ्री रेंजेस होते हैं। जो सबसे पहला रेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, नियरली फ्लैट रेंज, और उसका अल्टरनेटिव नेम जो है दैट इज कीनेशन रेंज। उसके बाद जो दूसरा रेंज आता है उसको हम अपवर्ड स्लोपिंग रेंज कहते हैं एंड इट इज अल्टरनेटिव नेम इज इंटरमीडिएट रेंज। उसके बाद जो तीसरा रेंज आता है उसको हम हाईली स्टेप रेंज कहते हैं एंड इट इज अल्टरनेटिवली नोन एज न्यू क्लासिकल रेंज और सिंपली वी कैन से
क्लासिकल रेंज। तो जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द अपवर्ड स्लोपिंग रेंज, और उसको हम इंटरमीडिएट रेंज यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज सम फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सच अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, उसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज at potential GDP changes in aggregate demand brings changes only in, जो हमारा पोटेंशियल जीडीपी है उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी भी कहते हैं, और वी कैन से इट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस गिवन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट इज एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ लेबर, फिजिकल कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। जब कोई भी इकोनॉमी जो है पोटेंशियल जीडीपी पे होती है दैट मीन्स इट हैज अचीव्ड द मैक्सिमम लेवल। हाँ, उसके बाद अगर जो एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ जाता है उसके बाद एग्रीगेट आउटपुट चेंज नहीं हो सकता है, तो देन देयर विल बी चेंजेस ओनली इन द प्राइस, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज रिलेटेड टू द long run aggregate supply curve, which of the factors are responsible for shift in long run aggregate supply curve, and all of these factors are responsible, that is increase in labor force, growth in the stock of capital, progress in technology, that means option D all of these is the correct answer। उसके बाद जो next question है that is related to the long run macroeconomics equilibrium। यहां पे हम देख सकते हैं द लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ऑकर्स एट द प्राइस लेवल वायर। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है वो कहां पे होता है, वायर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व। तो यहां पे जो लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है इट इज सेम एज इट इज माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। यहां पे हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपली यहां पे आप देख सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ, इट इज रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। वी नो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है दैट फॉलोज डबल एंट्री सिस्टम, इट कंटेन्स टू आइटम्स दैट इज क्रेडिट साइड एंड डेट साइड, दैट मीन्स वी कैन से कि डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स इज, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल पेमेंट्स कहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अगेन रिलेटेड टू द बीओपी। इन बीओपी अकाउंटिंग ऑल क्रेडिट आइटम्स आर शोन ऑन। हम जानते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है मैंने पहले ही कहा है कि इट फॉलोज डबल एंट्री सिस्टम, दैट इज कि यहां पे हम क्रेडिट साइड को लेते हैं और लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं, डेट साइड को लेते हैं। और यहां पे दिखाया गया है कि क्रेडिट आइटम्स आर शोन इन, दे आर ऑलवेज शोन ऑन द राइट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दैट इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए कंट्री हैज एक्सपोर्टेड मोर देन its imports, balance of trade will be, balance of trade simply is the difference between exports and imports। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वर्थ रुपीज 100 करोड़ एंड इज इंपोर्टिंग वर्थ रुपीज 70 करोड़, द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी 30 करोड़, दैट इज पॉजिटिव डिफरेंस। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इंक्लूड्स। हम जानते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आइटम्स होते हैं और वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वन इज करंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो है इट डील्स विद पेमेंट फॉर currently produced goods and services, interest earned or paid, and also gifts and donations. Simply we can say it is related to the flow of income। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है
it is related to the currently produced goods, and balance of invisibles it is related to the currently produced services. उसके बाद जो next इसमें option है that is balance of unrequited transfers. Unrequited transfers simply means transfers of money by a government in which little or nothing is expected in return. For example foreign aid आता है, debt forgiveness आती है. तो यहाँ पे जो इसका right answer है that is all of these is the correct answer. उसके बाद जो next question यहाँ पे है that is if a country has deficit in balance of current account, balance of capital account will be. हम जानते हैं कि when all components of balance of payment accounts are included they must sum to zero with no overall surplus or deficit. That means अगर हमारा current account में deficit है तो balance of capital account will be surplus. Option A surplus is the correct answer. उसके बाद जो next question है that is question number 18. A change in the value of rupee from rupees 50 to rupees 55 means. That means अगर हम पहले 50 रुपीज पे करके $1 को परचेज कर सकते थे, नाउ वी हैव टू पे 55 टू परचेज $1. दैट मीन्स इट इज डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी और एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज exchange rate under flexible exchange system is determined by. It is always determined by forces of demand and supply of foreign exchange. That is option C. And dear students, जो exchange rate under fixed exchange system होता है that is determined by government through its central bank. अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता exchange rate under फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, उसका ऑप्शन जो था दैट इज सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को इज डिटरमाइंड बाय. ऑप्शंस आर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर गुड्स मार्केट टू बी इन इक्विलिब्रियम. हम जानते हैं कि जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है दैट इज डिटरमाइंड बाय आईएस करो, तो वहां पे क्या होना चाहिए, सेविंग इज मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेविंग इज द डैश फंक्शन ऑफ इनकम इन ISLM मॉडल. सेविंग इज द पॉजिटिव फंक्शन, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि जब हमारा इनकम बढ़ रहा है, जब इकोनॉमी का इनकम बढ़ रहा है, उससे क्या है उनकी सेविंग भी बढ़ जाती है. देयरफॉर वी कैन से ऑप्शन बी पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज any combination of y and r to the left of IS curve the disequilibrium shows. Y indicates national income and r indicates रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे ड्रा करके देखेंगे. जो हमारा आईएस कर्व रहता है यहाँ से हम जो है नेशनल इनकम को मेजर करते हैं और यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजर करते हैं. ये जो आईएस कर्व है इट इज a curve locus of all equilibrium combinations of R and Y, that is income and rate of interest, that brings product market in equilibrium, and any point of the IS curve that shows disequilibrium in the goods market. तो dear students, जब भी हम IS curve के राइट में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, it shows एग्रीगेट आउटपुट जो है दैट एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड. दैट इज वाई जो है उस टाइम दैट विल बी ग्रेटर देन सी प्लस आई. और जो आईएस कर्व के लेफ्ट में होता है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट शोज के एग्रीगेट डिमांड जो है दैट एक्सीड्स एग्रीगेट आउटपुट. दैट मीन्स वाई इज लेस देन सी प्लस आई. और यहां जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ IS curve, that means y less than c plus I is the correct option. अगर क्वेश्चन अब आ सकता है कि any combination of y and r to the right of IS curve, तो वहां पे आप क्या मेंशन करोगे, y greater than c plus I. उसके बाद जो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द
money market equilibrium requires the satisfaction of equality between, हम जानते हैं कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में हम क्या देखते हैं, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, एंड द इक्विलिब्रियम जो है वो उस पोजीशन पे होता है वायर द डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज MS, सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू MD, दैट इज डिमांड फॉर मनी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, that is related to the LM curve is derived by plotting different combinations of dash when money market is in equilibrium। LM curve में हम क्या देखते हैं, output and interest, that is option C is the correct answer। उसके बाद जो next question है, IS curve will shift rightwards if there is increase in autonomous expenditure, increase in taxes, fall in government expenditure। Increase in taxes and fall in government expenditure will shift IS curve to the leftwards, so therefore we can say option A, increase in autonomous expenditure is the correct answer। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसमें हम यहां से प्राइस लेवल को मेजर करते हैं और यहां से हम एग्रीगेट आउटपुट को मेजर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीगेट जो हमारा रहता है, एग्रीगेट आउटपुट और वी कैन से एग्रीगेट डिमांड जो रहता है दैट इज ओवर द लॉन्ग टर्म इक्वल्स GDP। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है दैट इक्वल्स GDP ओवर द लॉन्ग टर्म। तो हम कह सकते हैं यहां से हम एग्रीगेट आउटपुट या GDP को मेजर करते हैं, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड प्राइस लेवल, सो ऑप्शन B, प्राइस लेवल एंड नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा दैट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी causes aggregate demand curve to shift। जो फिस्कल पॉलिसी होती है that is simply the means by which government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence a nation's economy, or simply we can say it is related to the taxation, expenditure and borrowing of government। उससे हमारे एग्रीगेट डिमांड को क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द LM curve। LM curve shifts to the right when money supply increases, that means option A, increases is the correct answer। उसके बाद goods and money market are in equilibrium at one combination of Y and R, that is national income and rate of interest। next objective, a general rise in prices is, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन आकर्स व्हेन, हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन के जो दो ब्रॉड टाइप्स जो है उसके दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई, सो ऑप्शन A, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is given the upward sloping aggregate supply curve if aggregate demand curve shifts to right। इसको हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द upward sloping aggregate supply curve and this is the aggregate demand curve। यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से जो हम एग्रीगेट आउटपुट को मेजर कर रहे हैं और यहाँ से हम प्राइस लेवल को मेजर कर रहे हैं। अगर नाउ इफ AD कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, यहाँ पे अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी E। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है और एग्रीगेट आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स ऑप्शन C, बोथ प्राइस एंड आउटपुट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज question number 36, according to monetarists rise in prices occurs due to according to their view, according to their opinion, it is increase in money supply which causes rise in the price level। next question is related to the Phillips curve। Phillips curve shows the trade off between it is inflation and unemployment, that means option C is the correct answer।
उसके बाद द साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन साइड बाय साइड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द अगेन फिलिप्स कर्व, there is no trade off between inflation and unemployment in Phillips curve। उसका लॉन्ग रन जो हमारा फिलिप्स कर्व रहता है दैट वाज पुट फॉरवर्डेड बाय फ्रीडमैन, वो कहता है कि लॉन्ग रन में जो है देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो ओरिजिनली फिलिप्स ने फिलिप्स कर्व दिया था वो क्या कह रहा था कि देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेड ऑफ किसको कहते हैं, व्हेन द टू पैरामीटर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन फ्रीडमैन ने कहा था कि देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हैज द सेम शेप एज, जो हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है दैट इज पैरेलल टू द OY एक्सिस, और हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी पैरेलल टू द OY एक्सिस रहता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व रिजेंबल्स द सेम शेप एज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्राइस इन द फॉर्म ऑफ अ डैश हैज टू बी पेड इन फिलिप्स कर्व। हम फिलिप्स कर्व में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिस इज द प्राइस लेवल एंड अनएम्प्लॉयमेंट इतना है हमारी इकोनॉमी में। तो व्हाट क्वेश्चन इज फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो हमें उस टाइम क्या प्राइस लेवल हमारा जो है वो इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कॉज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व टू शिफ्ट, तो वहां पे क्या आ रहा है कि नो शिफ्ट आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये जो पेपर है ये नवंबर 2018 का पेपर है, और उस साल में क्या होता था क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था, उसमें सिर्फ 42 ऑब्जेक्टिव्स आते थे। तो डियर स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पे वीडियो बना के यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव्स पे वीडियो बना के अपलोड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।